हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 47 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रीज के ऊपर बेस्ड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। अब तक हमने मीटर ब्रीज के ऊपर 2 लेक्चर लाया, जहां पर पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया मीटर ब्रीज में कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हमने डिस्कस किया भाई कि बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे लगाएंगे, और आज हम लाए हैं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। अभी बच्चों देखो, मीटर ब्रीज पर 6 से 7 लेक्चर और आएंगे, जैसे कि हमारे होते हैं इरर वगैरह के कॉन्सेप्ट, इरर वगैरह के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। लेकिन आज तीसरा लेक्चर है जो कि है हमारा एडवांस न्यूमेरिकल का। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को, एक बहुत ही खूबसूरत सी दोपहर में। दोपहर भी अच्छे होते हैं क्या सर? हाँ, पसीना है। चलो हटा, देखते हैं यहाँ पर। देखो, मीटर ब्रीज दिया है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं हूँ सर मैं, तो कैसे बताऊँ? अरे समझा देते हैं ना फिर से। देखो, यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस दिया, कहा भैया इसकी वैल्यू है R। फिर कुछ दूर आए, यहाँ पर हमको एक और रेजिस्टेंस दिया, बोला इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है S। फिर हमको जो है ये एक मेटल का रॉड दिया है, ये वाला ये, फिर एक ये मेटल का रॉड दिया है, और एक ये वायर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से इस ये हमारा एक बॉक्स जैसा दिया गया, ये भी एक हमारा रॉड ही है, ठीक है, कह सकते हो मेटल का रॉड है, कॉपर का। इस मेटल के रॉड से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? पिछले लेक्चर में बताया तो था सर, मुझे तो पता ही नहीं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट किसी जगह पर है। अमाउंट ऑफ करंट नहीं बताती, सॉरी, ये बताती है कि किसी जगह पर करंट है कि नहीं, ठीक है। अमाउंट नहीं बताएगा, बस बता देगा। कैसे बताएगा? जैसे मान लो मेरा हाथ जो है वायर है, सर ये तो हाथ है, मान लो वायर है, ठीक है, मान ले वायर है बच्चा, मान लो ये वायर है। अब तुमने गैल्वेनोमीटर अपने चाचा को बोला है, चाचा गैल्वेनोमीटर बांधो। अब यहाँ हाथ पे आए, ठीक है। अब वायर में हर जगह करंट नहीं होगा, किसी मान लो एक जगह पर है। अब तुम गैल्वेनोमीटर लेके ऐसे हिलाना हाथ के ऊपर, टिंग 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 टिंग। मान लो इस पॉइंट पर तुमने गैल्वेनोमीटर को लाया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्शन मतलब हिल गया, राइट या लेफ्ट, मान लो ऐसे कचक, ऐसे हिल गया तो मतलब करंट ऐसे भाग रहा है। फिर तुम इस पॉइंट पर आए, फिर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हिल गया, कचक, मतलब करंट है। इस पॉइंट पर आया तो गैल्वेनोमीटर तुम्हारा हिला ही नहीं, ऐसे ही स्टेबल रह गया। इसका मतलब वायर के इस पॉइंट पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है, ठीक है। तो वही काम ये गैल्वेनोमीटर भी तो किया है। गैल्वेनोमीटर से मैंने एक जॉकी को कनेक्ट किया है। जॉकी क्या है यार, बताया वैसे? बताया तो था, फिर से बता दो। पिछले लेक्चर में बताया था, अभी नहीं, पिछले लेक्चर में। देखो जॉकी क्या है, जॉकी एक तरीके का ना, कह सकते हो ये जो होता है, मैं बोल सकता, ये तो मेटालिक प्लेट है, मैंने रॉड तो नहीं बोला था, मेटल की प्लेट है। और ये जॉकी एक मेटल का रॉड होता है, जो कि ना जैसे चक्कू, देखो चक्कू, मम्मी सब्जी काटती भैया, तो चक्कू का देखा करो, जो एड्ज होता है, एड्ज क्या होता है? अरे उसका कोना वाला पार्ट, मूरख, ठीक है। तो उसका जो कोना वाला पार्ट होता है बहुत नुकीला होता है, तो वैसे जॉकी भी होता है, मेटल का होता है, और बगल बगल के शार्प, इतने शार्प की सब्जियों को काट दे बढ़िया से, तो जॉकी है। तो इसी गैल्वेनोमीटर से जो है जॉकी को बांध के जाना, और इस वायर के ऊपर चेक करना कहाँ करंट नहीं है, ऐसे इस पॉइंट पर आया, कुछ अमाउंट ऑफ करंट दिखा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर जब हम इस जॉकी को लेकर आए तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। डिफ्लेक्शन क्या होता है? अरे यार, राइट लेफ्ट जो हिलता है गैल्वेनोमीटर, वही डिफ्लेक्शन। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर हिला ही नहीं, डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। तो मान लेते हैं ये हमारा है नल पॉइंट, एन लिख लो। नल पॉइंट क्या होता है? बताया तो था, फिर से बता दो। देखो नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं होता। नल पॉइंट पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन बहुत से आलसी ऐसे होते हैं जो नहीं देख कर आते, तो उनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये नल पॉइंट है, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर है, और हम इस वायर को ना स्केल से मेजर करते हैं। स्केल रखी तो यहाँ 0 सेंटीमीटर था वायर का, और यहाँ आते आते 100 सेंटीमीटर हो गया। हम हमेशा जो है ना स्केल 100 सेंटीमीटर की लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया भैया? अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर, कि भैया नल पॉइंट इस 25 सेंटीमीटर पर है, ठीक। अब अगर इतना 25 हो गया तो सीधी बात है, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू इतना लेंथ। समझ रहे हो? दिखने में तो सर ये कम लग रहा है 75। कभी कभी जो चीज़ होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, लेकिन सर यहाँ पर जो दिखता है वही होता है। अरे मैं क्या करूँ, मेरी ड्राइंग घटिया है, समझ जाओ बातों को। तो 25 है, ये 75 है, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, अब हमसे कहा कि बताओ बताओ अगर हम जो है यहाँ पर हम एक और जो है एक और रेजिस्टेंस, इस जो R वाला रेजिस्टेंस है, अगर इस R रेजिस्टेंस के एक और रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर दें, मतलब कि इफ वी ज्वाइन अ
रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लो 2 ओमेगा का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, एक काम करो, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओमेगा, ठीक है, पैरेलल 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 टू आर आर ओमेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। देन हाँ, एक चेंज कर लो, मान लो नल पॉइंट को तुम 40 सेंटीमीटर ले लो, इक्वेशंस आसान हो जाएगी। अब 40 हो गया तो 100 माइनस 40 इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलो, देन अगर हमने ज्वाइन किया रेजिस्टेंस 2 ओमेगा का इस आर रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो हमने ये देखो, अगर तुम 2 ओमेगा का रेजिस्टेंस यहाँ लगाओगे पैरेलल में, तो सीधी सी बात है नल पॉइंट में कुछ डिफरेंस आएगा। तो मान लेते हैं देन आवर नल पॉइंट, तब हमारा जो नल पॉइंट है, हमारा नल पॉइंट मान लेते हैं रिड्यूस हो गया, देन नल पॉइंट लेट इट बी रिड्यूस, लेट इट रिड्यूस्ड, मान लेते हैं कि नल पॉइंट तक घट गया, 40 से घटकर मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर हो गया, 225 सेंटीमीटर। अगर ऐसा होगा तो हमें बताना है देन फाइंड आर एंड एस, आर की वैल्यू बताओ और एस की वैल्यू बताओ, क्योंकि आर एस तो अभी वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू बताना है, तो ये दोनों हमें बताना है। ये तुम ओमेगा की जगह क्या लग रहा है, पागल लग रहा है, ओमेगा, हाँ ठीक, तो ऐसा कहानी है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर 2 ओमेगा के रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर फिर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कहानी क्या क्या बनती है। ये तो यार कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ देखें, बिल्कुल हो रहा है। एक बार मेरे साथ हुआ था, आधे घंटे मैंने जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद पता चला कैमरा ऑन ही नहीं था, तो सारी मेहनत ख़राब हो गई थी। मन तो किया कि अपने मनहूस खोपड़ी को फोड़ा जाए, लेकिन हटाओ, हाँ चलो भाई, तो इसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दें, नहीं सर मैं बच्चा हूँ भूल जाऊंगा, अरे मत भूलो यार, समझ तो क्या बना यार, 25 सेंटीमीटर ले लेना नल पॉइंट, उसके बाद सारी कहानी बन जाएगी, यकीन रखो। नहीं सर रहने दो, हाँ ठीक है लो, चलो देखो, तो एक काम करते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड करो उसके जस्ट नीचे वाले रेजिस्टेंस से और उसको इक्वल रख दो, इधर साइड आओ, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। सर नीचे तो वायर है 40 और 60 लेंथ की, देखो वायर को ही रेजिस्टेंस मान लो यहां से यहां इस नल पॉइंट तक का रेजिस्टेंस R1 है, तो वायर तो सेम ही है भाई, सेम मटेरियल के रेजिस्टेंस, सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहां से यहां तक का भी R1 ले लो, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का, ठीक है, दोनों तरफ का। अब ध्यान से सुनो, अगर हम R ओमेगा पर सेंटीमीटर देखें, देखो R मतलब कि अगर हम इस वायर को ही रेजिस्टेंस मान ले, किस सेंस में, R ओमेगा पर सेंटीमीटर में, मतलब कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के रूप में, तो अगर यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर के लिए, 40 सेंटीमीटर ऑफ वायर के लिए अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो कितना होगा, मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये N पॉइंट है और ये मान लेते हैं C पॉइंट है, ठीक है। तो किसके लिए, मान लेते हैं R ओमेगा पर सेंटीमीटर फॉर AN लेंथ ऑफ वायर के लिए, तो AN लेंथ ऑफ वायर कितना है मेरे भाई, 40 है, तो 40 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो R1 ले लो। अब सेम कहानी भैया तुम खेलो R ओमेगा पर सेंटीमीटर, हंसता कैसे है पागल की तरह ये, R ओमेगा पर सेंटीमीटर फॉर किस लेंथ के लिए, N से C के लिए, NC की लेंथ कितनी है बच्चे, 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम ले लिए 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मिल गया, अब ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, कितनी बार बोलोगे आगे बताओ। देखो भाई, तो कैपिटल R है तो यहां लिखो कैपिटल R अपॉन कितना है ये 40 अपॉन 40 R1, R अपॉन 40 R1 इक्वल्स टू S अपॉन 60 R1, ये हो गया बच्चे S अपॉन 60 R1, कितना हो गया S अपॉन 60 R1। अब भैया क्या होगा, ध्यान से देखो, R1 से R1 मर गया और ये हो गया R अपॉन 40 इक्वल्स टू S अपॉन 60। अब क्या होगा बच्ची, 60 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60R
और ये 40 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 40s, यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी 40s अपॉन 60। 0 से 0 मर गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, यही होगा भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा जी। देखो हाँ, यहाँ से यहाँ तक 40 लिया था, तो क्या कहानी बनी, यहाँ यहाँ 40 लिया था, तो कितना हो गया, r अपॉन 40 इज इक्वल टू s अपॉन 60 हो गया। अब हाँ, तो 40s गया, r 60 गया, तो 60r इक्वल टू 40s, यानी कि r इक्वल टू 40 अपॉन 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो r इक्वल टू हमारा क्या आएगा, r इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू एस, ठीक है, r इक्वल टू हमारा कितना आएगा 2 अपॉन 3 इंटू एस, ठीक है, कैसे आया समझ में आया, r अपॉन 40 इंटू R1 किया, ठीक है, r अपॉन 40 इंटू R1 हमने रखा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने s अपॉन 60 किया। अब 60s सॉरी हाँ 60r, तो 60r इक्वल टू 40s, फिर कट पिट कर यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी r इक्वल टू हमारा 40s अपॉन 60, तो 0 0 मरेगा, और 2 2 ज़ा 4 2 था, 2 अपॉन 3s आ गया, r की वैल्यू निकल गई यहाँ से। r की वैल्यू हमने कितनी निकाली भैया, 2 अपॉन 3 इंटू एस, ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल कर के आ गई। अब हम ये वाली कहानी लगाएंगे, इससे तो ये बन गया। अब हम एक काम करते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा, अगर हम 2 ओमेगा का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें इस R रेजिस्टेंस के पैरेलल में, यानी कुछ इस तरीके से, टिचिक 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 टिंग टिंग, ठीक है, ऐसे, मतलब हमने जो है भैया इस तरीके से एक हमने रेजिस्टेंस 2 ओमेगा का, कैसे बनाते हो डायग्राम, बहुत गंदा बनाता है, ठीक है मेरे बच्चे, ये हो गया 2 ओमेगा, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, आवर नल पॉइंट कितना बना है, देन आवर नल पॉइंट लेट इट बी रिड्यूस्ड टू 25 सेंटीमीटर, यानी अब हमारा नल पॉइंट कितना रिड्यूस हो गया 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि अब जो नई लेंथ आई, मतलब अब चाचा को तुम जॉकी दोगे गैल्वेनोमीटर से लगा के, तो वायर के 25 सेंटीमीटर पर जैसे ही आएंगे वहां पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब अगर इतना 25 हो गया, ओवरऑल लेंथ 100 मानी, तो 100 माइनस 25 इक्वल टू 75, ठीक है। अब ये नया इक्वेशन बनेगा। अब यहां से हम क्या बनाएंगे, फिर से नई इक्वेशन। अब 25 इंटू R1 इतने लेंथ का रेजिस्टेंस, और इतने लेंथ का रेजिस्टेंस 75 इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ लगाऊं मैं इसको, अपनी आंखों पर लगा लो पागल। अब उससे पहले एक और कहानी, पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। हमने भैया कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख जाएं, और अगर खाली 2 रेजिस्टेंस है, तो वहां पर 1/R1 प्लस 1/R2 लगाने से अच्छा है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, तकरीबन 200 साल पहले हमने एक लेक्चर में पढ़ा था, जैसे कि मेरी उम्र 1000 वर्ष हो चुकी है इस समय, तो हाँ R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सर आप इतने बकलोल क्यों, क्या करो, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे सर पर लिखा था कि तुम बकलोल हो, खैर छोड़ो। तो R1 हमारा कितना है, R है, इंटू R2 कितना है, 2 है, अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, R प्लस 2। इसको कैसे लगाएंगे, उसके बाद आप क्या पाएंगे दोस्तों, उसके बाद 2R अपॉन R प्लस 2 पाएंगे दोस्तों, और ये दोस्तों जाकर के 2R अपॉन R प्लस 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ओके। तो आगे देखो, ये हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो गया 2R अपॉन R प्लस 2, ठीक है। अब एक नई कहानी बनाते हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस ये इतना आ गया, अब 2R अपॉन R प्लस 2 अपॉन में ये हो जाएगा 25 इंटू R1, क्योंकि हमने पढ़ा था ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। तो वही कहानी यहाँ पर खेलते हैं और पूरी खाते हैं। इसको इरेज कर दो क्या, ये पक्का नोट करो, 1 2 3 4, एक उंगली हटाओ, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 डाल दे रहा हूँ ये तो वही कहानी हम लोगों ने यहाँ पर खेली, और कहानी क्या बन करके आएगी कि R इसका कितना इक्विवेलेंट आया, 2R अपॉन R प्लस 2। तो ये हो गया ऊपर का रेजिस्टेंस। अब नीचे का रेजिस्टेंस क्या है, 25 इंटू R1। सर फिर से कॉन्सेप्ट बता दो, कितनी बार बताऊँ पगले। अब ये S है, S अपॉन ये कितना होगा 75 इंटू R1, तो ये हो गया 75 इंटू R1, ठीक। अब एक काम करो, 25 बन जा 25 3 जा 25 बन जा 20, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ क्योंकि नीचे ना तो 3 में गया, विच इम्प्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करो S अपॉन, अब कितना हो गया 3R1, S अपॉन 3R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2R अपॉन R
2r/r+2 यही होगा, समझ रहे हो कि नहीं कहानी को। और ये r1 तो मर जाएगा पूरा, ठीक है, यानी और यहाँ एक 3 बचा था ना, 3r1। हाँ, अब एक काम करो, डिंग 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 डारा डिंग 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 डिंग। हाँ, विच इम्प्लाइज दैट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार, 2r/r+2 है ये। हाँ कोई नहीं, फिर आगे क्या है, इज इक्वल टू एस। हाँ वही तो मैं कहूँ, रुको हटाओ इसे, फिर से करो। ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2r/r+2। हाँ 2r/r+2, ठीक, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, s/3। हाँ आप सही है, s/3, ठीक। विच अगेन इम्प्लाइज दैट 3 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 3 2 6r, तो ये हो जाएगा 6r इक्वल्स टू r+2 इंटू एस, यानी s इंटू r+2, यही बनेगा भैया, पक्का। कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा s इंटू r+2, यानी कि अब अगर देखें तो 6r। एक काम करो, यहाँ तुमने भैया r की वैल्यू कितनी निकाली थी, यहाँ r की वैल्यू निकाली 2/3 इंटू एस। तो एक काम करो, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू आर, 3/2 इंटू आर, यही तो होगा। तो अब यहाँ हम जो इसे पहले वाले इक्वेशन से हमने ये निकाला था जो पैरेलल लगाने से पहले, तो 6r इक्वल टू एस की जगह हम लिख देंगे 3/2 इंटू आर, ब्रैकेट में r+2, ठीक है। अब नई कहानी क्या बनेगी, इस 2 को उधर ले जाओ, तो विच अगेन इम्प्लाइज दैट ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 6 12 बार हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा भैया 6 2 12 बार हो जाएगा, और इधर बनेगा 3r इंटू r+2, तो विच अगेन इम्प्लाइज दैट, कितनी बार इम्प्लाइज दैट बनाओगे सर, ये हो जाएगा 12r इक्वल्स टू 3r इंटू आर, कितना हो जाएगा 3r² हो जाएगा, ठीक है, 3r² हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 2 6। हाँ तो कितना हो जाएगा 3r इंटू आर, तो 3r² और 3r इंटू 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 6r, ठीक है। अब इसको यहाँ लगा लेते हैं ऐसे, इसकी जो इरेज कर देता है, ये समझ में आ ही गया होगा, नहीं आंसर ऊपर लिखो तुम, ठीक है चलो कोई नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12r इक्वल टू 3r² प्लस 6r। तो एक काम करो, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं इसको यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, और कैमरे में आ रहा है कि नहीं, कैमरे में आ रहा है कि नहीं, हाँ भाई दिख रहा है बिल्कुल। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3r² प्लस 6r, और इस 12r को इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -12r इक्वल्स टू 0 रख लो, ठीक है। अब प्लस 6r माइनस 12r इक्वल टू -6r, ठीक है। तो विच अगेन इम्प्लाइज दैट हमारा कहानी क्या बनेगा, हमारी कहानी बनेगी 3r², 6r माइनस 12r इज इक्वल टू -6r, विच इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन बन के आएगी आखिर में 3r² माइनस 6r इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से अगर हम एक नई कहानी निकालना चाहें, ये पूरा इरेज कर दें, नोट कर लो इसे अच्छे से, 1 2 3 4, समझ में आया है कि नहीं सारी कहानी, देख लो, चाहे ना इरेज करें, यहाँ इरेज कर दें, यहाँ इरेज करते हैं, यहाँ पर लाते हैं सारी कहानी। चलो देखो अब कैसे बनेगा कहानी, देखो क्या इक्वेशन बना है भैया, हमारा इक्वेशन बना है 3r² माइनस 6r इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, 3r को कॉमन ले लेते हैं, 3r को कॉमन, तो यहाँ एक r बचेगा, -2 बचेगा खाली, r माइनस 2 इक्वल टू 0, 3r इंटू r माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसका सीधा सा मतलब है कहानी क्या बन करके आएगी भैया, कहानी बन करके आएगी हमारी क्या, या तो r माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा, और एक हमारा r इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब r की वैल्यू या तो 2 होगी या r की वैल्यू 0, 0 तो हो नहीं सकती, नहीं इतनी सारी कहानी कहाँ से बनती, नल पॉइंट वगैरह की, तो सीधी सी बात है r की वैल्यू हम 2 लेंगे, ठीक है, r की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है भैया। अब हम s की भी निकाल लेते हैं वैल्यू इस इक्वेशन से। हमने क्या इक्वेशन देखा है, r इक्वल टू, हमने क्या देखा था, यहाँ से देखो, r इक्वल टू हमने देखा था 2/3 इंटू एस, 2/3 इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, r की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 2, तो हम लिख लेंगे
2 इक्वल टू 2/3 इंटू एस, ठीक है, यही होगा। अब 3 उधर चला जाएगा तो 3 2 6 इक्वल टू 2s, यानी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 6/2, यानी s की वैल्यू हमारी आएगी 3। समझ में आया? यानी हमारी r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू हमारी आई 2 और s की वैल्यू हमारी आई 3 ओमेगा। ओमेगा, हाँ ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हाथ खड़े करो सभी, नोट करो इसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं आ रहा हूं अपनी खोपड़ी मनहूस के साथ, आ जाऊं, आ गए। तो भाई ये था हमारा एडवांस लेवल का एक न्यूमेरिकल। तो ये था मीटर ब्रीज का लेक्चर नंबर 3। कहानी समझ रहे हो कि नहीं? ये सारी चीज़ें मिटाएं, थोड़ा समझाते हैं। चीज़ों को बताया है लेकिन कभी कभी और अच्छे से समझाना पड़ता है, ठीक है? पक्का नोट कर लिए? चलिए, इतना इरेज कर देते हैं, अभी नई नई कहानी तो बनेगी, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं चीज़ों को, कि चीज़ों को समझते कैसे हैं भाई? समझना सीखो चीज़ों को, समझ रहे हो बच्चे? देखो कहानी क्या क्या बनती है कि भाई नल पॉइंट क्या है, जहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ करंट ना दिखाए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है कि मान लो मेरा हाथ वायर है, तो इस वायर में किस पॉइंट पर अमाउंट ऑफ करंट है, किस पॉइंट पर कुछ करंट नहीं है, ठीक है? अमाउंट ऑफ नहीं, करंट है कि नहीं, बस वो बताएगा। कैसे बताएगा? डिफ्लेक्ट होकर। डिफ्लेक्शन का मतलब हील करके ये बताता है। अगर मान लो इस पॉइंट पर नहीं हीला तो इस पॉइंट पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है, सीधी सी बात है। समझ रहे हो? जॉकी को कनेक्ट किए, अब भाई गैल्वेनोमीटर लेके वायर पे घिसोगे तो वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया कम होगा। क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, ये कम हो जाएगा तो मीटर ब्रीज का कंडीशन नहीं बनेगा, आइडियल कंडीशन। इसलिए अब जॉकी ऐसे लटकाया रहो गैल्वेनोमीटर से लटका के, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा कहाँ करंट है कहाँ नहीं। नहीं हिलता है किसी पॉइंट पर तो समझ जाओ वहाँ करंट नहीं है, हिलता है किसी पॉइंट पर तो समझ जाओ वहाँ करंट है। कहाँ हिलेगा? किसी वायर के ऊपर, ठीक है? समझ रहे हो चीज़ों को? फिर कैसे रेजिस्टेंस की कहानी बनाते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस अपॉन नीचे का रेजिस्टेंस इक्वल टू इधर का ऊपर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का नीचे का रेजिस्टेंस। समझ रहे हो मीटर ब्रिज की कहानी? और व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन भी लगा है यहाँ पर क्या बोलो सर, ये तभी हमने ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये तभी लग सकता है जब इस पॉइंट के बीच में करंट ना हो, इस और इस पॉइंट के बीच में। और सीधी सी बात है, गैल्वेनोमीटर इसलिए तो लगाए, यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ करंट दिखा नहीं, तभी तो हमने कहा कि भैया ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बीच में कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है, मतलब ये फालतू, इसको हटा सकते हैं। पता कर लो, यूज करके फेंक दिया उसे कि भैया हाँ करंट नहीं मिला, अब इसको हटाओ और आराम से ये वाला कंडीशन लगा लो। अगर यहाँ कोई अमाउंट ऑफ करंट मिल जाता, अगर इस पूरे सर्किट में कोई नल पॉइंट ना होता, तो हम ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस कभी नहीं लगा सकते थे। कॉन्सेप्ट में बताया है पिछले लेक्चर में, अभी रिसेंट इससे 1 या 2 लेक्चर पहले। समझ रहे हो चीज़ों को? नोट कर लिए थे? तो भाई ये था एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जहां हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। एक बार देख लो डायग्राम को, मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है? पक्का? पक्के से? तो भाई चलो यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके बाद अब हम लाएंगे इरर वगैरह के कॉन्सेप्ट मीटर ब्रिज के ऊपर, और उसके बाद हम लाएंगे इरर्स के ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज, फिर लाएंगे एडवांस क्वेश्चन सीरीज, और उसके बाद भी अभी 2 से 3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो मीटर ब्रिज के ऊपर अब भी 6 से 7 लेक्चर आएंगे। और अभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर तो अभी 2 टॉपिक्स हैं, एक है पोटेंशियोमीटर और एक है गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह का रिलेशन, कैसे किसको क्या चेंज करेंगे। तो अब घबराओ में, ज़्यादा लेक्चर है नहीं, ओवरऑल मान के चलो 15 से 16 लेक्चर और बचे होंगे करंट के ऊपर। ये था 46वां या 47वां लेक्चर मेरे हिसाब से, 47th या 46th। तो ओवरऑल मान लो करंट पर 60 से 65 यानी 60 to 65 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। और तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। सर वही लाइन मत बोलना, पढ़ाई ही प्यार है और प्यारी ज़िंदगी है भाई, बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना, और बात सच शायद है। चलो भाई।